हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ नोटेड जजमेंट्स ऑन फैमिली लॉ। बिल्कुल लेटेस्ट रिवाइज्ड है, 2022 के भी जजमेंट है और उसके साथ साथ ये जितने भी जजमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और अगर मैं एलएलएम प्रिपरेशन की बात करूं या क्लैट पीजी की बात करूं या कोई भी एलएलएम प्रिपरेशन देख लेते हैं, फैमिली लॉ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड केस लॉज पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा सेशन का, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसमें डिस्कस करूंगी। इसमें हिंदू लॉ के आएंगे, मुस्लिम लॉ के आएंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। So these are latest case Arunachala Gounder date versus Ponnuswamy 2022। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है एंड इट हैज बीन डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसमें ये कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, डॉटर्स टू इनहेरिट फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इफ नो विल। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे पहले का जो कानून था, हम तो जानते हैं 2005 अमेंडमेंट के बारे में। सो डॉटर का भी इक्वली राइट बनता है इन फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नॉट Here the case is not related with joint family property but self acquired property in case अगर फादर ने अगर कोई विल नहीं छोड़ा है, तो अगर विल छोड़ा है तो ऑब्वियसली अगर उसमें कोई डॉटर का अगर शेयर नहीं है तो शी कांट क्लेम। बट अगर वो इंटेस्टेट अगर रहता है, सो इन दैट केस डॉटर कैन सक्सीड टू द प्रॉपर्टी। सो लेट अस सी, इन ए सिग्निफिकेंट verdict, the Supreme Court said the daughters of a male Hindu dying intestate would be entitled to inherit the self-acquired and other properties obtained in the partition by other and get preference over other collateral members of the family। collaterals का क्या मतलब होता है? जैसे चाचा का लड़का हो गया या ताऊ का लड़का हो गया, so they are known as collateral members। इसमें कहा है कि in case if the father is dying in a estate, तो इन दैट केस डॉटर को राइट है उनके प्रॉपर्टी का, जो सेल्फ एक्वायर्ड हो भी सकता है। और इन दैट केस अगर वो कोई फादर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर जैसे जॉइंट फैमिली से इन पार्टीशन भी रिसीव करती है, उसमें भी डॉटर का हक हो सकता है। तो मतलब इसमें दो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बोला गया है। एक तो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड इन द पार्टीशन बाय द फादर। द जजमेंट विच केम ऑन एन अपील अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट डेल्ट विद द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हिंदू वीमेन एंड विडोज अंडर द सक्सेशन एक्ट। एक्चुअली इस जजमेंट को, मतलब ये केस जो है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉटर का राइट है। और इन दैट केस जो अदर कोलैटरल फैमिलीज जो रहती है, जैसे चाचा का लड़का हुआ या ताऊ का लड़का हुआ, उनसे भी ऊपर डॉटर का अधिकार है। If a property of a male Hindu dying intestate without a will is a self-acquired property or obtained in the partition of a co-partnership or a family property, the same would devolve by inheritance and not by survivorship। तो इसमें survivorship का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जैसे सेक्शन 6 आप लोगों को पता होगा, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट विच talks about devolution of interest of co-partners in joint family। तो उसमें सर्वाइवरशिप को नेगेट किया गया है और इसमें कहा गया है कि डॉटर जो भी प्रॉपर्टी रिसीव करती है अपने फादर के प्रॉपर्टी से, दैट विल बी अंडर द कंडीशन ऑफ इनहेरिटेंस नॉट एज अ सर्वाइवरशिप। एंड अ डॉटर ऑफ सच अ मेल हिंदू वुड बी एंटाइटल्ड टू इनहेरिट such property in preference to other collateral such as sons, daughters or brothers of deceased fathers। जो भी अलग जो भी collateral है और ब्रदर्स ऑफ डिजीज फादर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ए बेंच ऑफ जस्टिसेस एस अब्दुल नजीर एंड कृष्ण मुरारी सेट। सो इट्स अ डिवीजन बेंचेस जजमेंट एंड द जजेस वेर एस अब्दुल नाजीर एंड कृष्ण मुरारी। द बेंच वाज डीलिंग विद द लीगल इशू कंसर्निंग द राइट ऑफ द डॉटर टू इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर लीगल हेयर। तो यही इसका इशू था सबसे पहला। So next case is Sandeep Agarwal versus Priyanka Agarwal। This is 2021 judgment of Delhi High Court। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जजमेंट है। इस केस में ऐसा होता है कि 16 साल के मैरिज को एनल कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो देख लेते हैं, इंस्टेंट अपील वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट अगेंस्ट द इम्प्यून जजमेंट and order of the family court wherein the petition under section 12 of the Hindu marriage act filed by the appellant was dismissed। तो सेक्शन 12 क्या डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट? वॉइडेबल मैरिजेस, मतलब ऐसे मैरिजेस जो वॉइडेबल है, कोर्ट के पास पावर होती है उसे एनल करने का, मतलब उसे खत्म करने का। एज पर द appellant, the marriage between the appellant and the respondent was the outcome of a calculated fraud that was perpetrated by the respondent and her family members as they chose not to disclose a vital and crucial fact
रिगार्डिंग द रेस्पोंडेंट्स मेंटल हेल्थ। इसमें ऐसा रहता है कि जो वाइफ जो रहती है शी वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट सिजोफ्रेनिया, लेकिन ये जो फैक्ट है लड़की के घर वाले इस सच्चाई को छुपा के रखते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज वो लड़के वाले को नहीं बताते हैं, एंड आफ्टर मैरिज दे कम टू नो दैट द वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। The bench stated that the failure on the part of the respondent to disclose her mental disorder before her marriage with the appellant as alleged by him constituted a fraud perpetrated upon the appellant। जैसे शादी में कहते हैं कि मतलब कि एक भरोसे का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ था नहीं। इट वॉज अ कैलकुलेटेड फ्रॉड, एक फ्रॉड प्ले किया गया था बाई वन पार्टी अगेंस्ट द अदर पार्टी, एंड ऑन दिस ग्राउंड the High Court has annulled the marriage of 16 years between the appellant and respondent on the ground contained in section 12 clause 1 clause b, जो कि voidable marriages को डील करता है। 12 clause 1 clause b में एक और कंडीशन है, that is a marriage which are falling under 5 clause 3। तो वैसे मैरिजेस को मतलब कि कोर्ट के पास पावर होती है उसे एनल करने का, उसे डिसॉल्व करने का। Then the next case is विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है रिगार्डिंग द वुमेन्स राइट टू इनहेरिट द फादर्स प्रॉपर्टी। इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें दो केसेस को ओवररूल किए गए थे which has already been given by the Supreme Court. First is Prakash and others versus Fulvati, and the next is Dhanamma alias Suman Surpur versus Amar। अब देखते क्या है। The apex court in the case of Prakash versus Fulvati others laid down that the provisions of the amendment are applicable prospectively to living daughters of living co-partners as on 9/9/2005। इस केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कट ऑफ डेट लगाया गया 9/9/2005, जिस डेट से हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कम्स इनटू फोर्स, और कहा था कि इफ मतलब कि उस और इस अमेंडमेंट के जरिए डॉटर्स को राइट दिया गया इन जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इसमें ऐसा कहा गया इस जजमेंट में कि अगर फादर एज अ को पार्टनर इज सर्वाइविंग ऑन दिस डेट, ऑन द डे of this amendment act coming into force, in that case only daughter will have a right। इसका retrospective effect नहीं होगा। लेकिन अगर दनम्मा वाले केस की बात की जाए, the court granted the rights in a co-partnery to a daughter of a co-partner who had died much before 9/9/2005। लेकिन ये उसका उल्टा था दनम्मा का। उसने एक क्या कहते हैं, सॉरी, फूलवती ने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया था, दनम्मा ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया था और कहा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस 2005 अमेंडमेंट ये जरूरी नहीं है कि फादर एज अ को पार्टनर शैल बी अलाइव। और उसके बाद देखते हैं दिस क्रिएटेड अ डाइवर्जेंस ऑफ लीगल ओपिनियन एंड द मैटर केम टू बी रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच for resolution in the case of title Vinita Sharma versus Rakesh Sharma। The Supreme Court decided the reference is a landmark judgment pronounced on August 11। तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ लीगल ओपिनियन था, एक कंफ्यूजन था कि किस जजमेंट को सही माना जाए। तो यही मुद्दा आता है विनीता शर्मा वाले केस में। आगे देखते हैं। द बेंच आफ्टर डिस्कसिंग द लॉ of creation of Mitakshara co-partnery and the nature of the rights of members of a co-partnery under the Hindu law proceeded to hold that the right of the daughter under the Amendment Act 2005 to be retroactive rather prospective। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया है बाय दिस जजमेंट, रेट्रोएक्टिव दिया गया है। वो हम आगे जानेंगे व्हाट डू वी मीन बाय रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का ये होता है कि वैसे तो इसमें एक फ्यूचर कि जितनी भी एडवांटेजेस वो तो जुड़ी तो होती है, लेकिन पास में किए गए जितने भी पार्टीशन हुए हो या जो भी फैमिली सेटलमेंट हुए हो उससे वो अफेक्ट नहीं करती है। तो यही रेट्रोएक्टिव का इन प्लेन एंड सिंपल टर्म्स मीनिंग होता है। इट वाज कंटेंडेड दैट डॉटर ऑफ अ को पार्टनर मीन्स द डॉटर ऑफ एन अलाइव पर्सन एंड हैज द स्टेटस ऑफ a co-partner on the date of commencement of the amendment act। The central amendment has not made a distinction based on the daughter's marital status expressly, but has made it evident by the use of the expression joint Hindu family and daughter of a co-partner। The provision should be read to exclude married daughters। The provision of section 6 as amended are prospective, it was not intended to unsettle the settled affairs। मतलब ऐसा दलील दी गई कोर्ट में कि सेक्शन 6 का मेन जो इश्यू है विच डील्स विद डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ को-पार्टनर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली, उसमें एक ऐसा लॉजिक इसमें ऐसा दिया गया कि डॉटर जो है इट हैज टू बी टेकन एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, और इसमें मैरिड डॉटर का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। ऑल्दो देयर इज नो डिस्टिंक्शन
made between a married daughter and a unmarried daughter in the 2005 amendment. लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये भी बहुत जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ द अमेंडमेंट कमिंग इनटू फोर्स कम से कम फादर एज अ को पार्टनर, ठीक है, शी शैल बी अलाइव. तो जब ऐसा है नहीं तो इसका मतलब है कि इट इज एक्चुअल गोइंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रेरी ऑफ द लॉ. तो आगे देखते हैं. The court noted that prior to Hindu Succession Act, women did not have any interest in the co-partnership properties, and on the demise of a co-partner, the share of the deceased co-partner devolved on the surviving co-partners. The act made inroads into the system. It provided that on the demise of a co-partner, his interest in the co-partnership property would not devolve on other co-partners by survivorship, and the share of the deceased co-partner was to be ascertained by way of notional partition as on the date of death. To that extent, women did not become co-partners, but they could inherit the property under the amended provision. तो इसमें ऐसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि अगर वुमेन अगर को-पार्टनर नहीं भी बन सकती है, बट स्टिल दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी अंडर द अनअमेंडेड प्रोविजन. क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि सबसे पहले तो वुमेन को पहले कोई राइट्स मिलता नहीं था. उसके बाद 2005 का अमेंडमेंट आया और सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट कहता है इट इज अगेंस्ट सर्वाइवरशिप. ये कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी आप जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी एज अ को पार्टनर जो आप रिसीव करते हो आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ 9/9/2005, you receive the property as you actually inherit the property. You do not earn. And in this case, the court has actually evolved a term called notional partition. तो जिसमें विमेन को भले ही अगर उसे को पार्टनर कंसिडर नहीं भी किया जाए, लेकिन फिर भी उसका राइट बनता है, she can inherit the property of her father. While carving out the above distinction, the court held that the prospective statute operates from the date of its enactment, conferring new rights. अब मैं आपको बताऊंगी कि what are the differences between prospective, retrospective and retroactive. While carving out the above distinction, the court held that the prospective statutes operates from the date of its enactment, conferring new rights. The retrospective statute operates backward and takes away or impairs vested rights acquired under existing laws, and retroactive statute is the one that doesn't operate retrospectively, it operates in future. However, its operation is based upon the character or status that arose earlier. तो ये होता है कि देखिए आपको पता ही होगा कि प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नया अमेंडमेंट आया तो बस उस डेट से और आगे फ्यूचर तक चलेगा. रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि आपने पिछले या तो अपने पास्ट में जो भी कुछ किया हो, कोई नया कानून अगर आता है तो उससे क्या करती है, उससे एक्चुअली नेगेट कर देती है. और रेट्रोएक्टिव की बात करूं तो ये भी इसका भी जो प्रोसेस है इट गोस इनटू द फ्यूचर. लेकिन इसका जो स्टेटस जो डिटरमाइन होता है ना, जो जैसे पिछला अगर कोई कुछ रह जाता है, अगर उसे कोई चीज अगर नहीं मिलती है तो वो ऐसे वो इट विल ऑपरेशनाइज इन सच अ वे दैट द पर्सन्स राइट्स वोंट गेट अफेक्टेड एंड द अदर पर्सन्स राइट वोंट गेट अफेक्टेड इवन इफ it is actually in effect to the future. By this judgment, SC overruled Phulvati case and partially overruled Dhanamma's judgment. तो मैंने आपको बताई दिया था partially overruled Dhanamma's judgment. The court finally concluded as under. अब देखिए, the provision contained in substituted section 6 of the Hindu Succession Act 1956 conferred status of co-partner on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liability. Section 6 का मतलब ये होता है कि equal co-partnerly rights has been given to the daughter and the son. The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9/2005 with savings as provided in section 6 clause 1 as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which has taken place before 20th day of December 2004. इसका ये मतलब होता है कि सेक्शन 6 में ऐसा दिया है कि डॉटर का राइट होगा बट इट वोंट अफेक्ट एनी पार्टीशन, और या तो फिर अगर पहले अगर कोई फैमिली सेटलमेंट बना हुआ, कोई विल बना हुआ है दैट इज बिफोर 20th day of December 2004, तो वही चीज कोर्ट इसमें भी रिट्रेट करती है, कहती है कि डॉटर्स हैव द राइट. लेकिन ऐसा अगर कोई फैमिली सेटलमेंट ऑलरेडी बन के रहा है बट इट वोंट अफेक्ट दोज सेटलमेंट्स. Since the right in co-partner is by birth, it is not necessary that father co-partner should be living as on 9/9/2005. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट ने ये कहा जरूरी नहीं है कि फादर एज अ co-partner should be surviving on the date of 9/9/2005, क्योंकि जो भी राइट वो रिसीव करता है इट इज बाय बर्थ. तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वाइव करे या ना करे, क्योंकि as soon as a new person
टेक्स बर्थ इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली ही बिकम्स अ को पार्टनर। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग होना चाहिए एज अ लाइफ। The statutory fiction of partition created by Proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, as originally enacted, did not bring about the actual partition or disruption of co-partnership. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of the deceased co-partner when he was survived by a female heir of class heir as specified. तो जो स्टैट्यूटरी फिक्शन है, जो पार्टीशन का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका कोई एक्चुअल पार्टीशन ये लेकर नहीं आता है, और टू ब्रिंग एनी डिसरप्शन ऑफ को पार्टनरी। तो ये जो नोशन जो लगा के रखा है कि जो फादर शैल बी सर्वाइविंग ऑन द डेट ऑफ पार्टीशन और ऑन द डेट ऑफ से द कट ऑफ डेट ऑफ 9/2005, तो जरूरी नहीं है कि तभी उसके डॉटर को ही मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देन द नेक्स्ट केस इज रजनीश वर्सेस नेहा 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, LLM पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी इंपॉर्टेंट है, और जुडिशियरी में तो एग्जाम का पूछे जाने का पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं ये क्या है। ए डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंदु मल्होत्रा एंड सुभाष रेड्डी जस्टिसेस इन रजनीश वर्सेस नेहा लेड डाउन कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू गवर्न पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन मैट्रिमोनियल केस। ये जो मेंटेनेंस वाले जो केसेस होते हैं ये काफी पेचीदा केसेस होते हैं, क्योंकि हमारे अगर कानून की बात करूं तो देयर आर सो मेनी लॉस ऑन मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो बहुत सारे थे। सबको की एक तरीके से होमोजिनस ग्रुप में डाल के मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है इसमें। अब मैं आपको देखती हूँ कैसे। द सुप्रीम कोर्ट बेंच इन दिस केस हैज फ्रेम्ड गाइडलाइंस ऑन द इश्यू ऑफ मेंटेनेंस which would cover overlapping jurisdiction under different enactments for payment of maintenance, payment of interim maintenance, the criteria for determining the quantum of maintenance, the date from which maintenance is to be awarded, and enforcement of orders of maintenance। तो ये जितने भी सारे इश्यूज है ना, इस सब पे डिसीजन दिया गया है रजनीश वर्सेस नेहा, फ्रॉम इंटरिम मेंटेनेंस टू परमानेंट मेंटेनेंस, उसके साथ मेंटेनेंस का क्वांटम कितना होना चाहिए, किस डेट से मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, इन्फोर्समेंट का क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे देखते हैं। द प्रेजेंट लेजिस्लेशंस डीलिंग विद द इश्यू ऑफ मेंटेनेंस आर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, देन हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज में हो गया आपका 24-25 स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें भी 34 और 35 है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन from Domestic Violence Act section 20. On the issue of overlapping jurisdiction of the above mentioned legislations of the Supreme Court directed that in subsequent maintenance proceeding the applicant should disclose the previous maintenance proceedings and the orders passed in them, so that the court would take into consideration the maintenance already awarded in the previous proceeding and grant an adjustment or setup of the amount। ये maintenance का जो कानून है ये काफी हद तक इसे मिसयूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं बाढ़ है नहीं कि अगर किसी एक एक्ट के अंदर अगर किसी वुमेन को अगर मेंटेनेंस मिलता है तो वो दूसरे एक्ट में नहीं क्लेम कर सकते। फॉर एग्जांपल DV एक्ट एंड सेक्शन 125 CRPC, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर उसे DV एक्ट से भी मिल रहा है तो शी कैन ऑल्सो क्लेम अंडर सेक्शन 125 CRPC। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बर्डन जो होता है वो पार्टीज को झेलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कोई प्रोसीडिंग हो तो ये तो मैंडेटरी है कि ये तो बताना पड़ेगा कि वेदर यू आर गेटिंग मेंटेनेंस फ्रॉम अंडर अदर इनैक्टमेंट्स और नॉट, सो दैट इट कुड बी सेट ऑफ इन फ्यूचर, कि अगर वहां से अगर ज्यादा मिल रहा है और अगर फिर से अगर दूसरे एक्ट के अंदर अगर उसे मेंटेनेंस मिलता भी है तो ताकि वो थोड़ा कम हो सके, बैलेंस हो सके। The Supreme Court on the issue of payment of interim maintenance directed the following. So let us see. The affidavits of disclosure of assets and liabilities shall be filed by both the parties in all maintenance proceedings before the concerned court as the case may be throughout the country. Supreme Court इसमें एक ड्राफ्ट मतलब क्या कहते हैं देती है for making an affidavit on disclosure of assets and liabilities। तो ये ड्राफ्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये बनाया गया है। तो सबसे पहला जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग का जो होना है वो है आपको एफिडेविट देनी है अबाउट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोनों पार्टीज को देनी होती है कंपलसरी, ताकि आप पता चल सके कि वेदर बोथ द पार्टीज आर अर्निंग और नॉट, और मे बी वन ऑफ द पार्टीज इज अर्निंग एंड द अदर पार्टी इज एक्चुअली इन नीड। तो कोई भी सा केस हो सकता है, बट इट इज मैंडेटरी इन केस अ पार्टीज बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और are living below poverty line or are casual laborers, the requirement
of filing the affidavit would be dispensed with. EWS वाला और BPL वालों को ऐसा कोई भी affidavit देने की जरूरत नहीं है. The income of one party is often not within the knowledge of the other spouse. Hence, the court may invoke Section 106 of the Evidence Act. What it said, 106, burden of proof on the party in whose knowledge some fact is existing. If necessary, since the income, assets and liabilities of the spouse are within the personal knowledge of the party. इसमें ये कहा कि ज्यादातर क्या होता है कि लोगों को नहीं पता होता, वाइफ को नहीं पता होता हस्बैंड कितना अर्निंग है. ये मतलब कि ये तो एक नॉर्मल सा एक रूटीन है कि नहीं होता है पता. तो इन दैट केस कहा है कि अगर आपको पता नहीं भी है और अगर आपने अपने क्या कहते हैं अंदाजे के हिसाब से अगर आप कुछ फील भी करती है, कोई अमाउंट कुछ मेंशन करती है, सो यू वोंट बी लायबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट. क्योंकि 106 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्चुअली puts a burden on the other party to prove whether he is earning this much or not. If during the course of proceedings there is a change in the financial status of one party or there is a change of any relevant circumstances or if some new information comes to light, the party may submit an amended supplementary affidavit which would be considered by the court at the time of final determination. अगर मान लीजिए there is a change of circumstances कि पहले पार्टी कमाती थी, अब she is not earning or he is not earning, so he or she can also file a supplementary affidavit. The pleadings made in the applications for maintenance and replies filed should be responsible pleadings. If false statements or representations are made, the court may consider the initiation of proceedings under section 340 of CRPC. तो 340 CRPC का एक proceeding होता है in case if reducing false evidence. और अगर कोई पार्टी का कोई झूठा अगर कोई एंट्री देती है इन देयर एफिडेविट तो उसके लिए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी चल सकते हैं. एंड ही कैन ऑल्सो बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. द कंसर्न्ड फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट मस्ट मेक एन एंडेवर टू डिसाइड द इंटरिम application for interim maintenance by a reasoned order within a period of 4 to 6 months at the latest and after the affidavits of disclosure have been filed before the court. तो ये एक duty has been casted upon the lower court, the family court, district court and magistrate court कि अगर वो कोई उनके सामने अगर कोई interim maintenance का कोई application आता है तो it has to be decided within 4 to 6 weeks after the filing of the affidavit of income and liabilities. The Supreme Court on the issue of permanent alimony gave the following directions. तो permanent alimony का भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या directions है. Party may lead oral and documentary evidence with respect to income, expenditure, standard of living, etc. Oral देखो documentary evidence मतलब evidence का stage. Party evidence में भी जा सकती है. Provision for grant of reasonable expenses for the marriage of 3 children must be made at the time of determining permanent alimony where the custody is with the wife. The expenses would be determined by taking into account the financial position of the husband and the customs of the family. तो reasonable expenses for the marriage of children must be made. मतलब कि जैसे कि बेटी की शादी हो गई and the parties are having some difficulties between them. So in that case अगर permanent alimony की बात आती है देने की like in the cases of divorce तो बेटी की शादी का खर्चा या बेटी की शादी का खर्चा भी देना है along with other expenses. If the custody is with the wife, अगर बच्चा अगर अपने माँ के साथ रहता है तो आपको at the time of the disposition of the application, these expenses has to be paid by the husband. The Supreme Court further directed in the judgment the criteria for determining the quantum of maintenance and provided the following factors to be considered by the court. जो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, रीजनेबल एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया था. स्टेटस ऑफ द पार्टीज, देन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीजें कॉमन चीजें होती है. Further, the Supreme Court held that maintenance in all cases will be awarded from the date of filing the application for the maintenance before the concerned court. अब ये सवाल आता है कि मेंटेनेंस किस डेट से देना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हैज टू बी गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन. जितने भी खर्चा है एप्लीकेशन को लेकर उससे पहले जितना भी उन्होंने क्लेम किया है तो वो सब कुछ उसके साथ जुड़ के आएगा. फॉर इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस, एन ऑर्डर और डिक्री ऑफ मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स under section 28A of the Hindu Marriage Act, section 20+6 of the DV Act and section 128 of CRPC. अब execution I hope आप लोग समझते होंगे क्या होता है कि in case if the party fails to fulfill its obligation, the other party in whose
द डिक्री हैज बीन इन whosoever द डिक्री हैज बीन गिवन कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि इस आदमी ने मुझे खर्चा नहीं दिया है और आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो फिर कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है, जिसका मतलब कि ज्यादा पेनल्टी हो सकता है या तो फिर उस आदमी की जेल भी हो सकती है। तो ये सारे प्रोविजन दिए गए। सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, 26 ऑफ डीवी एक्ट हो गया, 128 ऑफ सीआरपीसी हो गया। The order of maintenance may be enforced as a money decree of a civil court as per the provision of the CPC। अब इन्फोर्समेंट कैसा होना चाहिए इन केस ऑफ अ मनी डिक्री, जैसे कि डेटर क्रेडिटर में जो झगड़ा होता है, क्रेडिटर को क्या कहते हैं डिक्री मिली होती है दैट ही कैन इन्फोर्स अगेंस्ट दी डेटर इफ ही डजंट पे। तो जो भी प्रोसीजर सीपीसी के अंडर दिस सेक्शन जो फॉलो होता है वही चीज यहाँ भी फॉलो होगा फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। सेक्शन 51, 55, 58, 60 रेड विथ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी डील्स विथ एग्जीक्यूशन। तो ये केस मैं कल डिस्कस करूंगी, आज बस इतना ही केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके साथ और भी बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगी। अभी तो पार्ट 2 को मैंने दिमाग में रखा है, लेकिन अगर ज्यादा केसेस हुए तो मैं पार्ट 3 पार्ट 4 में भी करवा दूंगी, क्योंकि केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी नोट के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।